मगध साम्राज्य के उदय के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के उदय के पीछे क्या क्या कारण थे। आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मगध साम्राज्य की पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में परिचर्चा करेंगे जिनसे हमारी जानकारी या हमारी सूचना मगध साम्राज्य के बारे में बढ़ती है। फिर हम ये देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय के पीछे मूलतः क्या क्या कारण थे या मगध जैसे बड़े विशाल साम्राज्य को स्थापित होने में किन किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ने आखिरकार कैसे मगध को बड़ा बनने में भूमिका निभाई। ज्योग्राफिकल लोकेशन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, और फिर भूगोल एवं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के आधार पर जो आर्थिक गतिविधियां की गई और ये आर्थिक संपन्नता आई, इस आर्थिक संपन्नता ने कैसे मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। साथ ही मगध का स्वतंत्र वातावरण था, उसकी क्या भूमिका रही। और फिर अंत में हम ये देखेंगे कि मगध को जिस तरह के विभिन्न प्रकार के योग्य वंशजों के योग्य शासक मिले, उनकी क्या भूमिका रही। वस्तुतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मगध जैसे विशाल साम्राज्य के उत्कर्ष एवं उदय में किन कारकों की भूमिका रही जिससे वह विशाल और लगभग अद्वितीय अविजित राज्य के रूप में हमारे सामने सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है। पृष्ठभूमि के तहत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मगध महाजनपद प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन व सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदे थे उनमें मगध बुद्ध काल में बहुत अधिक शक्तिशाली और संगठित हो चुका था। इसकी राजधानी प्राचीन कालीन ग्रीब्रज थी। इस राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन व दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बनता चला गया। मगध साम्राज्य के बारे में हमारी ऐतिहासिक जानकारी मुख्यतः 18 पुराणों से, विभिन्न प्रकार के सिंहली ग्रंथ जिनमें दीप वंश व महावंश से मिलती है। साथ ही जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र, सुत्त निपात, चुल्लभग, सुमंगल विशालिनी एवं बौद्ध ग्रंथों में जातक ग्रंथों से हमें सूचनाएं मिलती है। अब हम इस वीडियो लेक्चर के महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर हम इस वीडियो को बना रहे हैं या परिचर्चा कर रहे हैं, उसके तहत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मगध जैसे साम्राज्य के उदय में किन किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इन कारकों के तहत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मगध साम्राज्यवाद का उदय और विस्तार प्राक मौर्य युगीन भारतीय राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बुद्ध काल में मगध अपने समकालीन महाजनपदों को आत्मसात करते हुए या उनके ऊपर अपनी शक्ति को स्थापित करते हुए उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मगध के इस उत्कर्ष के विभिन्न कारण थे। उन कारणों में सर्वाधिक पहला और महत्वपूर्ण कारण था भौगोलिक स्थिति या ज्योग्राफिकल लोकेशन, अर्थात मगध की भूगोल ने ही मगध को मगध बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के उत्थान में वहां की भौगोलिक स्थिति ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राज्य उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी व निचले भाग के मध्य बहुत अधिक सुरक्षित था। पहाड़ों तथा नदियों ने तत्कालिक पर्यावरण में मगध की सुरक्षा भित्ति या सुरक्षा दीवार के रूप में निर्माण कार्य किया। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा जैसी नदियों ने सुरक्षा के साथ साथ यातायात या ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी। इसकी दोनों राजधानियां और राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक सुरक्षित थी, जो उनकी भूगोल उन्हें सुरक्षित बनाती थी। 7 पहाड़ियों के मध्य अवस्थित होने के कारण राजगृह को शत्रुओं से बिल्कुल दूर रखा गया या दूर थी। चारों ओर नदियों से घिरी होने के कारण पाटलिपुत्र भी सुरक्षित थी। अतः मगध की भूगोल ने ही मगध को मगध बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह हमें समझ आता है।
भौगोलिक या भूगोल से ही हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। अतः दूसरा महत्वपूर्ण कारण आता है जिसने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह थे मगध क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन। मगध प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध था एवं उसकी भूगोल ने उसे बहुत अधिक धनी बना दिया था। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से मगध के निकटवर्ती जंगलों में पर्याप्त मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जो तत्कालिक प्राचीन भारत के इतिहास में सैन्य दृष्टिकोण से एवं युद्ध में बहुत अधिक उपयोगी थे। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा मिल रहा था और तांबा जैसा महत्वपूर्ण खनिज मिल रहा था, और समीपवर्ती लोहे की खानों में भांति भांति से अस्त्र शस्त्र बनाकर घने जंगलों को साफ भी किया जा सकता था और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जा सकता था। साथ ही नए नए उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। लोहे का समृद्ध भंडार आसानी से उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए बहुत अच्छे युद्धास्त्र तैयार करवाए और उनके विरोधियों को जो सुलभ नहीं थे। वस्तुतः विभिन्न प्रकार के खनिज जिसमें लोहा और तांबा ऐसे खनिज थे जो न केवल अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ अधिक थे बल्कि सुलभ थे और उच्च क्वालिटी के थे, जिनके परिणाम स्वरूप मगध के निवासियों ने न केवल सैन्य दृष्टि से लोहे का उपयोग किया बल्कि आर्थिक दृष्टि से कृषि में उपयोग किया, उद्योग धंधों में स्थापित किया, और इसका परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी और आर्थिक संपन्नता ने उनके वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया और वाणिज्य व्यापार से राजस्व बढ़ा और राजस्व से राजनीति का विकास हुआ और राजनीति से मगध का उत्कर्ष होता ही चला गया। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण आता है कि मगध की आर्थिक संपन्नता ने एक तरीके से मगध को बड़ा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी मगध बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध का क्षेत्र उपजाऊ था। यहाँ पर उपजाऊपन के साथ साथ वर्षा भी अधिक होती थी, जिसके कारण कम परिश्रम में अधिक उपज होती थी। यह तीनों फसलें लगभग यहाँ पर कृषक वर्ग कर सकता था। अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता चला गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद क्रम से सिक्कों का प्रचलन हुआ, नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, नगरों के विकास के कारण राज्य के आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। गंगा व सोन नदियों के निकट होने के कारण मगध में आवागमन एवं व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी, जिससे मगध का महत्व बहुत अधिक बढ़ता चला गया। अब चौथा कारण आता है कि एक तरीके से मगध में बहुत अधिक स्वतंत्र वातावरण था, जिसने नए विचारों एवं नए तरीके से शासकों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा स्वतंत्र था। यहाँ अनेक जातीय तथा सांस्कृतिक धाराओं का मिलन बिंदु था। यदि एक और यह भूमि जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महान शासकों की जन्मभूमि थी, तो दूसरी ओर वैदिक धर्म के प्रतिरोधी धर्म के रूप में स्थापित होने वाले या विरोधी धर्म के रूप में स्थापित होने वाले मुख्यतः जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय का केंद्र भी था। मगध का सामाजिक वातावरण भी अन्य राज्यों से भिन्न था। एक तरीके से मगध को वैदिक ग्रंथों में अनार्यों का देश कहा गया। ब्राह्मण संस्कृति के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों से शिथिलता एवं तनाव थी, जो मगध में नहीं थी। जैन व बौद्ध धर्मों का सार्वभौमिक दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यापक बनाया एवं एक शक्तिशाली राज्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध को शक्तिशाली एवं मगध की सीमाओं को विस्तृत करने वाले शासकों की भूमिका या योग्य शासकों की भूमिका के बारे में भी पांचवा कारण आता है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसके शासक कुशल, पराक्रमी, नीति निपुण हो। मगध इस संबंध में लगभग निरंतर भाग्यशाली रहा कि उसे एक के बाद एक क्रम से बहुत महत्वपूर्ण और योग्य शासकों के रूप में बहुत अधिक शासक मिले, जिनमें लंबी लिस्ट है। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे प्रतिभाशाली शासक मिले। मगध के उत्थान में इन शासकों की महत्वाकांक्षी विजय, दूरदर्शी नीतियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया एवं उनकी विजयों ने मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। इन साम्राज्यवादी शासकों ने अपनी वीरता व दूरदर्शिता से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का राज्य हित में बहुत अधिक अच्छे तरीके से उपयोग किया, जिससे मगध को प्रथम साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। वस्तुतः हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास किया कि मगध क्यों बना या मगध एक विशाल साम्राज्य क्यों बना, जिसके तहत हमने भौगोलिक कारकों की, प्राकृतिक संसाधनों की, स्वतंत्र वातावरण की एवं आर्थिक संपन्नता की एवं
योग्य व कुशल शासकों की भूमिका के बारे में विस्तृत परिचर्चा